नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आते हैं कानून की जटिल व तकनीकी भाषा का सरल एवं बारीक विश्लेषण। इस श्रृंखला में आज का हमारा विषय है कानून की बात करने जा रहे हैं। कानून की जब बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले एक अपराधी, पुलिस, न्यायालय और जेल आती है। इट्स मीन्स प्राइमा फेसी हम जब कभी कानून की बात करते हैं तो आपराधिक विधि ही हमारे सामने कानून के रूप में आकर खड़ी होती है। लेकिन विधि या कानून का दायरा केवल अपराध तक ही सीमित नहीं होता, इसका बहुत बड़ा दायरा है। विधि की परिस्थिति ये है कि मानव प्राणी के विभिन्न क्रियाकलापों को अनुशासित करने के लिए बहुत सारी विधियां अस्तित्व में हैं। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में इतनी अधिक विधियों की संख्या हो चुकी है कि हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य का प्रत्येक क्रियाकलाप विधि द्वारा अनुशासित है। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। कमोवेश यही परिस्थिति भारत में आ चुकी है। कुछ विधियों को हम जानते हैं, बहुत सारी विधियों को हम जानते ही नहीं हैं, लेकिन वे अस्तित्व में हैं। खैर, आज का हमारा शीर्षक है अपराध विधि, क्रिमिनल लॉ या ऑफेंस पर केंद्रित, अपराध पर केंद्रित विधि का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। क्या होता है अपराध? अपराध की अगर हम बात करें तो पहले आपराधिक विधि की ही बात कर लेते हैं। भारत में बेसिकली भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से एक आपराधिक विधि अस्तित्व में है और इसके अलावा बहुत सी अन्य माइनर क्रिमिनल लॉज हमारे यहाँ हैं, जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, जैसे खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, अनुसूचित जात जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, पाक्सो, जैसे बहुत सारे एक्ट हैं, बहुत सारे अधिनियम हैं जो आपराधिक विधि को अधिशासित करते हैं, आपराधिक विधि के लिए नियम विनियम प्रस्तुत करते हैं। मूलतः भारतीय दंड संहिता 1860 है। खैर, इसकी हम चर्चा करेंगे, बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे किसी दिन वीडियो ला करके। आज का विषय हमारा है आपराधिक विधि में अपराध क्या है। सबसे पहले हम जानें अपराध होता क्या है। तो अपराध को जानने के लिए अपराध की विषय वस्तु को जानना जरूरी है। यदि विषय वस्तु से हमारा परिचय हो जाए तो अपराध से भी परिचय हो जाएगा। तो अपराध की विषय वस्तु होती है मूलतः मानव प्राणी का दोषपूर्ण आचरण, मानव प्राणी का दोषपूर्ण कृत्य अपराध की विषय वस्तु है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर दोषपूर्ण कृत्य, कृत्य विषय वस्तु है अपराध की। कौन सा कृत्य? दोषपूर्ण कृत्य। किसका दोषपूर्ण कृत्य? तो उत्तर मिला मानव प्राणी का दोषपूर्ण कृत्य। ठीक है, तीन महत्वपूर्ण बातें हैं यहां पर। पहली कि कृत्य ही अपराध की विषय वस्तु है। दूसरी, कौन सा कृत्य? दोषपूर्ण कृत्य अपराध की विषय वस्तु है। और तीसरा, किसका दोषपूर्ण कृत्य? तो मानव प्राणी का दोषपूर्ण कृत्य ही अपराध की विषय वस्तु होता है। अब प्रश्न उठाइए कि मानव प्राणी अपने जीवन पर्यंत बहुत सारे कृत्य करता है। अगर हम ये कहें कि मनुष्य जन्म से लेकर के मृत्यु तक कृत्य ही करता है, हाँ, यह सत्य है। कृत्य दो प्रकार के होते हैं। एक सकारात्मक कृत्य जो कुछ करके किया जाता है, एक नकारात्मक कृत्य कुछ ना करके किया जाता है।
अब ये जो सकारात्मक कृत्य है, जैसे आपने कुछ किया, कुछ करना था, भोजन किया, स्नान किया, ड्राइव किया, सब करते हैं, सो रहे हैं, कृत्य कर रहे हैं। अमूमन कोई आपसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप उत्तर देते हैं हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी कुछ ना करने का कार्य कर रहे हैं। तो कृत्य जो है ये सकारात्मक कृत्य है, जहाँ पर आप कुछ कर रहे हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन सकारात्मक कृत्य। जब आप कुछ कर रहे हैं तो कुछ करने का कृत्य कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं करने का कृत्य कर रहे हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब आप कोई एक कार्य कर रहे होते हैं, मतलब एक कार्य करने का कृत्य कर रहे होते हैं, उस समय दुनिया के शेष सभी कार्य ना करने का कृत्य कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से कृत्य का सकारात्मक स्वरूप कुछ कार्य करके एक्टिव पार्टिसिपेशन से आता है, और दूसरा कुछ कार्य ना करके भी आप कृत्य करते हैं। तो इस तरीके से कृत्य दो प्रकार से हो सकता है, एक सकारात्मक कृत्य और एक नकारात्मक कृत्य। अब आप ध्यान दीजिए, मनुष्य जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ करता रहता है। खाते समय खाने का कार्य करता है, सोने का कार्य करता है, आजीविका का कार्य करता है, ड्राइव करता है, खेलता है, पढ़ता है, लिखता है, सोता है, और कुछ नहीं करता है तो कुछ नहीं कार्य करने का कार्य कर रहा है। इसलिए कोई भी मनुष्य अकर्मण्य है, कोई कार्य ही नहीं कर रहा है, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ करता ही रहता है। अब आ जाइए अपने टॉपिक पर कि मानव प्राणी का दोषपूर्ण कृत्य अपराध है। पहले कृत्य की हमने बात की। कृत्य दो प्रकार का होता है, कुछ करके किया जाना, कुछ ना करके किया जाना। इसको हम ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि कृत्य को हमने वर्क कहा, कुछ करके एक्टिव पार्टिसिपेशन इट्स मीन्स एक्ट कहा, ठीक है, और कुछ कार्य करने का जब कर्तव्य अधिरोपित किया गया और आपने नहीं किया, तब इसे ओमिशन कहा, लोप है ना, कि कोई कार्य करना था और उस कार्य का हमने नहीं करके उस कार्य को करने के कर्तव्य का लोप कर दिया। ठीक है। इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 32 एंड सेक्शन 33 पढ़िएगा। 32 में बताया गया है कि लोप, अवैध लोप भी कार्य है। विस्तार से चर्चा करेंगे, ये डिफिनीशन पार्ट जब इसकी परिभाषा खंड भारतीय दंड संहिता का पढ़ेंगे तब उस पर हम बहुत विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल तो मानव प्राणी का दोषपूर्ण कृत्य, तो कृत्य की बात हो रही है। आपको ये पूर्णतया पता चल गया कि मनुष्य जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ करने का कार्य करता ही रहता है, नहीं करता है तो नहीं करने का कार्य करता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि मानव प्राणी के कौन से कार्य, इट्स मीन्स वर्क, एक्टिव पार्टिसिपेशन इट्स मीन्स एक्ट, जहाँ पे उसने कुछ करके कुछ किया है उसे एक्ट कहते हैं, और कुछ नहीं करके किया है उसे हम ओमिशन कहते हैं, लोप कहते हैं। अब सवाल उठा ये कि हम मानव प्राणी के कौन से कृत्य मीन्स एक्ट एंड ओमिशन, या एक्ट वर्क मीन्स एक्ट इंक्लूडिंग ओमिशन, तो इस कृत्य में, इस कृत्य की जहां हम बात कर रहे हैं, यहां पर कौन से कृत्य को हम दोषपूर्ण माने और कौन से कृत्य को हम दोषपूर्ण ना माने। जैसे आप भली भांति जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को यदि फांसी पे चढ़ा दिया जाता है, फांसी के फंदे से लटका दिया जाता है, तो यह कृत्य दोषपूर्ण है। हत्या की श्रेणी में आएगा या आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यही कार्य न्यायालय के आदेश पर जब जल्लाद करता है, जेल का जल्लाद
अभियुक्त अपराधी को फांसी पे चढ़ाता है न्यायालय के आदेश पर, तो यह कृत्य हत्या नहीं है। अब है कृत्य ही जल्लाद करे, कोर्ट के आर्डर पे करे तो हत्या नहीं है। सामान्य मानव प्राणी दूसरे मानव प्राणी के साथ करे, हत्या है। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। यही कार्य यदि बॉर्डर पर सिपाही करता है, किसी दुश्मन देश के सिपाही को युद्ध के दौरान गोली मार देता है, साहब वीरता का प्रमाण है। यही कार्य सामान्य मानव प्राणी अगर यहाँ अपने देश में करता है, अपने नागरिक के साथ करता है, तो ये कृत्य हत्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी पर बल प्रयोग करता है तो यह गलत है, अपराध है, दोषपूर्ण है। लेकिन यही कार्य उचित प्राधिकारी के आदेश पर कोई अन्य प्राधिकारी या पुलिस अधिकारी करता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, पानी बरसाया जाता है, लाठीचार्ज होती है, यह अपराध नहीं है। अब अगर हम बात धारा 46 की करें दंड प्रक्रिया संहिता की, तो उसमें भी युक्त बल प्रयोग को विधि स्वयं अनुज्ञात करती है। तो कौन से कृत्य को हम अपराध कहें, दोषपूर्ण कहें तो अपराध हो जाएगा, और कौन से कृत्य को हम सामान्य कृत्य कहें। अब इस ज्वलंत प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और देते हैं। विधिपूर्ण विवाह के अनुसरण में पति पत्नी के मध्य लैंगिक समागम वर्शिप है, पूजा है, प्रकृति का आधार है। लेकिन यही कार्य बिना विवाह के दो व्यक्तियों के मध्य, स्त्री और पुरुष के मध्य, निंदनीय है लोक समाज के द्वारा। और यही कृत्य सम्मति के बिना बलात्संग का अपराध है। कृत्य एक ही है, कार्य सेक्सुअल इंटरकोर्स है, लेकिन 3 दशाओं में, एक में दोषपूर्ण है, एक में निंदनीय है, और एक में वर्शिप है, पूजा है, पूजा के तुल्य माना जाता है, प्रकृति का आधार है। अब इन परिस्थितियों में हम कृत्य को ही देख रहे हैं, और एक ही कृत्य एक परिस्थिति में सामान्य कृत्य है, एक परिस्थिति में बहुत ही आदरणीय कृत्य है, और एक परिस्थिति में यह दोषपूर्ण कृत्य है। थोड़ा सा इसी एग्जाम्पल को और मॉडिफाई करते हैं। विवाह के अनुसरण में लैंगिक समागम का कर्तव्य होते हुए न किया जाना, या विवाह से बाहर लैंगिक समागम किया जाना रॉन्गफुल है। विवाह के अनुसरण में लैंगिक समागम न किया जाना रॉन्गफुल है। इसी प्रकार विवाह के बाहर किया जाना निंदनीय है, सम्मति के बिना अपराध है। चलिए अब हम आ जाते हैं हत्या के अपराध की तरफ, देखते हैं। सामान्य मानव प्राणी द्वारा किसी अन्य नागरिक के साथ या उसके विरुद्ध मृत्युकारी करने वाला कृत्य किया जाना हत्या की श्रेणी में ले जाएगा या आपराधिक मानववध की श्रेणी में ले जाएगा। लेकिन इसको न किया जाना विधिसम्मत है। लेकिन यही कार्य न्यायालय के आदेश पे जल्लाद द्वारा अपराधी को फांसी पे चढ़ाया जाना विधिसम्मत है, और फांसी पे चढ़ाने में चूक कारित किया जाना या न चढ़ाया जाना दोषपूर्ण है। तो ये दोषपूर्णता कहाँ से आई? एक ही कृत्य का एक परिस्थिति में किया जाना विधिसम्मत है, एक परिस्थिति में वही कार्य किया जाना दोषपूर्ण है, एक परिस्थिति में वही कार्य न किया जाना दोषपूर्ण है, एक परिस्थिति में वही कार्य कारित किया जाना विधिसम्मत है। तो कृत्य एक ही है, मानव प्राणी ही कर रहा है, लेकिन इसमें दोषिता आती है, ये दोषपूर्णता आती है जो उस कृत्य को अपराध की श्रेणी में ले जाती है। तो अब ये मानते हैं कि अपराध कुछ और नहीं, एक कृत्य है,
लेकिन कैसा कृत्य है? दोषपूर्ण कृत्य है। जो मानव प्राणी द्वारा किया गया है वही दोषपूर्ण कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। तो कृत्य को तो हम जान गए कि कृत्य मानव प्राणी जीवन पर्यंत करता है। अब मानव प्राणी का कौन सा कृत्य अपराध की श्रेणी में आएगा, कौन सा नहीं आएगा, ये निर्भर करता है दोषपूर्णता पर। अब प्रश्न ये है कि हम इस दोषपूर्णता को अगर हम पहचान लें, ये दोषपूर्णता कहाँ से आती है जान जाएं, इस दोषपूर्णता का पैरामीटर क्या है, अगर वो हमें पता चल जाए तो हम जान जाएंगे कि कौन सा कृत्य अपराध में आएगा और कौन सा कृत्य अपराध में नहीं आएगा। और साहब अगर ये क्लियर हो गया कि कौन सा कृत्य अपराध में आएगा और कौन सा नहीं आएगा, तब तो समझिए हमारी सारी समस्या ही हल हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे अध्ययन का उद्देश्य यही होता है कि हम न्यायालय के समक्ष या स्वयं न्यायाधीश के रूप में यह सुनिश्चित कर सकें कि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा कारित कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है अथवा नहीं आता है। यदि आता है तो वह दोषी है, यदि नहीं आता है तो वह निर्दोष है। तो इस समस्या को हल करने का केंद्र बिंदु हमें पता चला कि कृत्य की दोषपूर्णता है। और अगर ये कृत्य की दोषपूर्णता हमें पता चल जाए कि ये कहाँ से आती है, कैसे आती है, तो हमारी सारी समस्या हल हो जाएगी। बात करते हैं ये दोषपूर्णता की अवधारणा आई कहाँ से। देखिए, मानव जब से सामाजिक प्राणी बना, आदिकाल से ही जब मानव सामाजिक प्राणी बना तो उसने कुछ नियम स्थापित करने शुरू किए। वो समाज के नियम चलते रहे। विधिशास्त्र पे कभी चर्चा होगी तो उस पर बात की जाएगी कि कैसे मनुष्य सामाजिक और सामाजिक से राज्य और राज्य से आज की वर्तमान स्थिति तक पहुंचा। फिलहाल तो समाज ने ये नियम बनाए, कुछ धीरे धीरे समाज सभ्यता और मॉडिफाई होती रही और डेवलप होती रही और पर एक परिपक्वता की स्थिति की ओर सदैव अग्रसर रही। जो जो सभ्यता समाज परिपक्वता की स्थिति की ओर बढ़ा, त्यों त्यों नियम मानक स्वयं को अनुशासित करने के लिए, समाज को अनुशासित करने के लिए वो बनाता रहा। ये सामाजिक मानक किसी कभी राजाज्ञा के रूप में, कभी समाज की बुद्धिजीवी वर्ग के नेतृत्व में, और धीरे धीरे राज्य के हाथों में वर्तमान परिस्थितियों में आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि समाज के मानक समाप्त हो गए। समाज के ही मानकों को, जो समाज में प्रचलित मानक थे, उन्हीं को राज्य ने एक विधायी स्वरूप दे दिया। ऐसा नहीं है कि राज्य ने सभी मानकों को विधायी स्वरूप दे दिया, बल्कि समाज के कुछ मानकों को विधायी स्वरूप प्रदान करते हुए उसे संहिताबद्ध प्रारूप में प्रस्तुत कर दिया गया। अब समाज में बहुत सारे मानक हैं, हर एक कार्य क्रियाकलाप को करने के लिए मानक है। मैंने कहा ना कि मनुष्य का प्रत्येक क्रियाकलाप लगभग विधि से अनुशासित है। तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति का क्रियाकलाप और सभी क्रियाकलाप विधि द्वारा अनुशासित हैं, लेकिन ये सामाजिक विधि से अनुशासित हैं और कुछ राज्य विधि से अनुशासित हैं। समाज के सभी नियमों को राज्य ने संहिताबद्ध प्रारूप नहीं दिया है। जो समाज में रह गए वो सामाजिक नियम बन के रह गए, और जिन्हें राज्य ने, जिन सामाजिक नियमों को राज्य ने संहिताबद्ध प्रारूप में प्रस्तुत किया, वह उस विषय विशेष की विधि बन गई। ऐसे ही समाज के कौन से मानकों को संहिताबद्ध किया जाता है? समाज में मानक तो बहुत से हैं, आदिकाल से लेकर के और वर्तमान काल तक सभी मानक समाज में प्रचलित हैं, लेकिन सभी मानक विधि के या राज्य निर्मित संहिताबद्ध विधि के स्थिति में नहीं है, बल्कि कुछ मानक समाज में जो तत्कालीन समय में, एक शब्द में प्रयोग करें तत्कालीन समय में, समाज के तत्कालीन समय में जो मानक समाज द्वारा मान्य हैं, समाज के प्रचलन में हैं, राज्य उन्हें ही संहिताबद्ध स्वरूप में अनुज्ञात कर देता है और उनका उल्लंघन अपराध हो जाता है।
बहुत ईजिली समझिएगा। समाज में बहुत सारे मानक हैं। आदिकाल से जितने भी नियम विनियम और जो कुछ बनाए गए हमारे समाज द्वारा, वो सब के सब समाज में प्रचलित हैं। लेकिन समाज के तत्कालीन मानक, जिस समय राज्य उसे संहिताबद्ध कर रहा है, उस समय के समाज के मानकों को राज्य लिपिबद्ध प्रारूप प्रदान करके संहिताबद्ध स्वरूप में अनुज्ञात कर देता है। अगर उनका उल्लंघन किया जाता है तो वह दोषपूर्ण होता है। देखिए, दोषपूर्णता दो प्रकार की होती है, अब यहाँ पे प्रकट हो गया। एक वे मानक जिन्हें समाज भी अनुज्ञात करता है और राज्य ने उसी समाज से उठा करके उन मानकों को संहिताबद्ध किया, उन मानकों का उल्लंघन दोषपूर्ण है, ये बात पता चल गया। दूसरी बात, समाज के वे मानक जिन्हें राज्य ने अनुज्ञात नहीं किया, मान्यता प्रदान नहीं की है, लेकिन समाज अनादिकाल से उन्हें मान्यता देता चला आ रहा है और वर्तमान में भी मान्य है, ऐसे मानक सामाजिक मानक कहलाते हैं। और ये सामाजिक मानक नैतिकता की आधारशिला होते हैं। इन सामाजिक मानकों का उल्लंघन अनैतिकता के रूप में अस्तित्व में आता है, अनैतिक कृत्य माना जाता है। अब समाज बहुत व्यापक अवधारणा है और समाज का कौन से क्षेत्र, कौन से परिक्षेत्र, कौन से विषय वस्तु पर कौन से मानक हैं, इसे हम लिपिबद्ध प्रारूप नहीं दे सकते। इसका उल्लेख हम एक विनिश्चित और विनिर्दिष्ट परिसीमा में नहीं कर सकते। ये हर समाज, हर काल, हर स्थान पर भिन्न भिन्न होते हैं। नैतिकता के मानक भिन्न भिन्न होते हैं और इनका उल्लंघन अनैतिक होता है। और अनैतिक कृत्य करने के लिए समाज में दंड के रूप में निंदा आती है। समाज उसे निंदनीय मानता है और प्रायः समाज से बहिष्कृत कर देता है या उससे संबंध विच्छेद कर लेता है। लेकिन जब हम समाज के ही वे मानक, उस समय के तत्कालीन मानक जिन्हें राज्य ने लिपिबद्ध प्रारूप में संहिताबद्ध कर दिया है, उनका उल्लंघन जो दोष उत्पन्न करता है यह अपराध कहलाता है, विधि विरुद्धता कहलाती है। और यही अपराध, यही विधि विरुद्धता अपराध के रूप में जिसे हम कहने जा रहे हैं, इसके उल्लंघन पर, इस अपराध को कारित करने पर, राज्य के द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे मानकों का उल्लंघन करने पर या अपराध कारित करने पर राज्य दंड देता है। अब दंड की श्रेणी में क्या क्या आता है ये विस्तार से चर्चा टॉपिक पे करेंगे, लेकिन हमें ये पता चल गया कि समाज के वे मानक जिन्हें समाज अनादिकाल से संजोए हुए हैं और वर्तमान में प्रचलन में हैं, उनका उल्लंघन अनैतिकता होती है और इसका दंड सामाजिक निंदा और सामाजिक बहिष्कार होता है। लेकिन समाज के वे तत्कालीन मानक जिन्हें राज्य ने मान्यता प्रदान करते हुए अनुज्ञात कर दिया है, लिपिबद्ध प्रारूप में संहिताबद्ध कर दिया है, उन मानकों का उल्लंघन दोषपूर्णता लाता है और ये अपराध कहलाते हैं। और यही अपराध, यही मानक हमारे अध्ययन की विषय वस्तु हैं। इन्हें हम विधायी मानक कहते हैं, सामाजिक मानक और विधायी मानक। समाज के वे मानक जिन्हें राज्य ने संहिताबद्ध कर दिया है और मान्यता दे दी है, विधायी मानक हैं और इन विधायी मानकों का उल्लंघन अपराध होता है। देखिए, बात बिल्कुल क्लियर हो गई। समाज के मानक का उल्लंघन दोषपूर्णता लाता है। इस दोषपूर्णता को, इस दोषपूर्ण कृत्य को हम अनैतिकता कहते हैं। समाज के वे तत्कालीन मानक जिन्हें राज्य अनुज्ञात कर देता है, विधायी मानक कहलाते हैं और इनका उल्लंघन भी दोषपूर्णता लाता है और यह अपराध कहलाता है। तो दोषपूर्णता दो प्रकार की हो गई। एक दोषपूर्णता जो समाज के मानकों का उल्लंघन है, अनैतिकता के रूप में अस्तित्व में आती है, और दूसरी दोषपूर्णता जो राज्य के विधायी मानकों का उल्लंघन है, अपराध के रूप में अस्तित्व में आती है। तो अब जरा इसको हम थोड़ा सा शब्दों में बांधने की चेष्टा करते हैं। अपराध की विषय वस्तु मानव प्राणी द्वारा कारित दोष होता है। यही हमारे लाइन थी, यही हमारी पंक्ति थी कि अपराध क्या है? मानव प्राणी द्वारा कारित दोषपूर्ण कृत्य है। दोष से अभिप्राय क्या है? अब हम नैतिकता की बात नहीं करेंगे, नैतिकता हमारी विषय वस्तु नहीं, बात अपराध की कर रहे हैं। तो अपराध क्या है? ऐसे कृत्य को हम अपराध कहते हैं जो समाज के विधायी मानकों के विरुद्ध होता है, समाज के विधायी मानकों का उल्लंघन करता है।
तथा समाज के विधायी मानक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि समाज के ही तत्कालीन मानकों का क्रमबद्ध संहिताकरण ही विधि है, जिसे संप्रभु ने अनुज्ञात कर दिया, राज्य ने अनुज्ञात कर दिया, है ना। इसकी परिभाषा को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा, नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। समाज के तत्कालीन मानक जिन्हें राज्य द्वारा संहिताबद्ध स्वरूप में अनुज्ञात कर दिया गया है, संहिताबद्ध स्वरूप प्रदान कर दिया गया है, विधायी मानक हैं या विधि कहलाते हैं। तो भारत में ऐसा नहीं था, प्राचीन काल में बहुत सारी आपराधिक विधियां नहीं हैं, हम बहुत सबकी चर्चा यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो भारत में 6 अक्टूबर 1860 को भारतीय दंड संहिता पर तत्कालीन गवर्नर जनरल ने हस्ताक्षर किए थे। ये अस्तित्व में आई थी। ये समाज के तत्कालीन मानकों का प्रथम लिपिबद्ध प्रारूप है, जिसे हम भारतीय दंड संहिता के रूप में कहते हैं, अपराध विधि की पर केंद्रित है। तो ये पहला विधायी मानक है अपराध विधि के संदर्भ में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। और इसके बाद में बहुत सारे छोटे छोटे मानक आए, मैंने पहले भी चर्चा की, बहुत सारी छोटी छोटी विधियां हैं, माइनर क्रिमिनल लॉज हैं, उनकी भी चर्चा बाद में कर लेंगे समय आने पर। तो कुल मिलाकर के हमारा सामान्य आपराधिक विधि के रूप में, सामान्य आपराधिक विधायी मानक के रूप में भारतीय दंड संहिता 1860 है, और इसी पर केंद्रित होकर के हम इसका अध्ययन करेंगे। फिलहाल तो समाज के ही तत्कालीन मानक हैं, तो जो कृत्य समाज के इन विधायी मानकों के, भारतीय दंड संहिता के, और जो भी एसेंशियल माइनर लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज, उनको भी इंक्लूडिंग, जो समाज के तत्कालीन विधायी मानकों के प्रतिकूल कृत्य किया जाता है, वह अपराध होता है और समाज इसे स्वीकार नहीं करता है। इसे ही हम दोष कहते हैं, इसे ही हम दोष कहते हैं। सीमित भाव में मत लीजिएगा, एक सामाजिक दोष है जिसे हम अनैतिकता कह चुके हैं पहले, हम उसकी चर्चा नहीं करते, हमारी विषय वस्तु एट द टाइम नहीं है। हम यहाँ दोष जिसकी कह रहे हैं वो कह रहे हैं विधायी मानकों का उल्लंघन। और विधायी मानक पहला कौन सा है? भारतीय दंड संहिता 1860। तो भारतीय दंड संहिता 1860 के विधायी मानकों का उल्लंघन वर्तमान में अपराध की श्रेणी में आता है। हम ये केवल एक सीमित परिप्रेक्ष्य में इसका भी अध्ययन कर रहे हैं। अगर विस्तार पूर्वक कहें तो समाज के जितने भी विधायी मानक बनाए गए हैं, तो उन सभी विधायी मानकों का उल्लंघन अपराध होगा और समाज के मानकों का उल्लंघन अनैतिकता होगी, जो हमारी अध्ययन की विषय वस्तु वर्तमान में नहीं है। तो ये विधायी मानक जो हैं, अब देखिए यहाँ पे लगातार हम कह रहे हैं विधायी मानकों का उल्लंघन अपराध होगा, और मैंने एक लाइन कही कि ये सीमित है। तो कैसे, इसको भी थोड़ा विस्तार कर देते हैं। समाज के ही तत्कालीन मानकों को राज्य द्वारा विधायी स्वरूप प्रदान कर दिया गया, और उनका उल्लंघन अगर हम कहें दोष है तो ज़्यादा सटीक शब्द होगा। क्यों सटीक होगा? थोड़ा इसका विस्तार करना चाहते हैं, इसको आपको हम पूरा क्लासिफाई करना चाहते हैं। विधि ने मानक स्थापित कर दिया कि अमुक कार्य का कारित किया जाना अनुज्ञात है, करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। उसको अगर नहीं करेगा तो दोष उत्पन्न हो जाएगा, जान चुके आप। और कहा कि अमुक कृत्य आपको नहीं करना है, उसको अगर आपने किया तो दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो सकारात्मक और नकारात्मक कृत्य से दोष उत्पन्न होता है। ये कहाँ से आया? समाज के तत्कालीन विधायी मानकों से। विधायी शब्द मतलब राज्य द्वारा अनुज्ञात मानक। इसका कारित न किया जाना या कारित किया जाना दोष उत्पन्न करता है, यह भी बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। इस दोष को हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से दो भाग? एक वैयक्तिक दोष और दूसरा लोक दोष। वैयक्तिक दोष वह दोष होता है जो केवल उसी व्यक्ति को प्रभावित करता है जिसके के विरुद्ध वह कारित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, वैयक्तिक दोष वह दोष होता है जो केवल उसी व्यक्ति को प्रभावित करता है जिसके के विरुद्ध वह कारित किया गया है। उससे समाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव, विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। और इन्हें हम सिविल दोष कहते हैं। सिविल दोष जैसे अपकृत्य, संविदा भंग, न्यास भंग,
ये सब सिविल दोष उत्पन्न करते हैं और इसकी कार्यवाही दीवानी विधि सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत संचालित की जाती है और इसका उपचार अर्थदंड के रूप में या क्षतिपूर्ति के रूप में होता है। अर्थदंड मत कहिए, अर्थदंड उचित शब्द नहीं है, क्षतिपूर्ति के रूप में होता है या प्रतिकर के रूप में होता है। दूसरा लोक दोष। लोक दोष क्या है? पब्लिक रॉन्ग। ये पर्सनल रॉन्ग था, अब पब्लिक रॉन्ग, लोक दोष। वह दोष जो जिस व्यक्ति के विरुद्ध कारित किया गया है, पीड़ित व्यक्ति जिस व्यक्ति के विरुद्ध कारित किया गया है, उसके साथ साथ संपूर्ण समाज को प्रभावित कर देता है, संपूर्ण समाज को प्रभावित कर देता है और इसीलिए इसको लोक दोष कहते हैं। जैसे डकैती, चोरी, लूट, हत्या, बलात्संग, ये सब ऐसे अपराध हैं जो जिसके विरुद्ध कारित किए जाते हैं केवल उसी को नहीं प्रभावित करते, वो तो पीड़ित है ही, उसके साथ साथ संपूर्ण समाज पीड़ित हो जाता है। उदाहरण स्वरूप अगर आपको पता है किसी मोहल्ले में आए दिन चोरियां होती हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कोई भी व्यक्ति उस मोहल्ले में रहना नहीं चाहेगा। अगर पता है कि इस मार्ग पर शाम होते ही राजनी हो जाती है तो व्यक्ति दिन में ही निकलने की चेष्टा करेगा, शाम होते ही उसके अंदर एक भय व्याप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोक दोष है। आपके साथ राजनी नहीं हुई है, आपके घर चोरी भी नहीं हुई है, आपके यहाँ किसी की हत्या भी नहीं हुई है, लेकिन ये एक ऐसा दोष है, एक ऐसा दोष है जिससे केवल वो व्यक्ति नहीं प्रभावित हो रहा है जिसके विरुद्ध कारित किया गया है, बल्कि उसके साथ साथ संपूर्ण समाज प्रभावित हो रहा है। तो ऐसा दोष जो संपूर्ण समाज को प्रभावित करता है पीड़ित व्यक्ति के साथ साथ लोक दोष कहलाता है और यही लोक दोष मूलतः आपराधिक विधि की विषय वस्तु है। यही लोक दोष मूलतः आपराधिक विधि की विषय वस्तु होता है। तो हमें पता चल गया कि अपराध क्या है। अपराध वास्तव में समाज के तत्कालीन मानकों का ऐसा क्रमबद्ध उल्लंघन, क्षमा कीजिएगा, समाज के तत्कालीन मानकों का ऐसा क्रमबद्ध संकलन जिसे राज्य ने अनुज्ञात कर दिया है, विधायी मानक के रूप में अस्तित्व में आया और इस विधायी मानक का उल्लंघन जिसे समाज भी स्वीकार नहीं करता है, दोष कहलाता है। और ऐसा दोष दो प्रकार का होता है। जब ऐसा दोष केवल उसी व्यक्ति को प्रभावित करे जिसके के विरुद्ध वह कारित किया गया है, वैयक्तिक दोष पर्सनल रॉन्ग है और यह सिविल दोष भी कहा जाता है और यह सिविल विधि की ही विषय वस्तु है। इसमें अपकृत्य, संविदा भंग और न्यास भंग इत्यादि आते हैं और उपचार क्षतिपूर्ति या प्रतिकर के रूप में आर्थिक रूप से प्रदान किया जाता है सामान्यतया। और ऐसा दोष जो उस समाज में जिस व्यक्ति के विरुद्ध कारित किया गया है उस व्यक्ति के साथ साथ संपूर्ण समाज को प्रभावित करने लगे तो वह लोक दोष होता है और यही लोक दोष अपराध विधि की विषय वस्तु है और इसे में हम दंड देते हैं, राज्य दंड देता है और इसमें कार्यवाही का प्रारंभ राज्य द्वारा ही प्रायः किया जाता है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति भी कर सकता है लेकिन राज्य द्वारा कार्यवाही अवश्य कारित की जाती है, इसीलिए इसको हम लोक दोष भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हमें ये पता चला कि अपराध कुछ और नहीं, मानव प्राणी का दोषपूर्ण आचरण या दोषपूर्ण कृत्य है और कृत्य में दोषपूर्णता आती है विधायी मानकों के उल्लंघन से। और ऐसी दोषपूर्णता दो प्रकार की होती है। पहली दोषपूर्णता होती है कौन सी? वैयक्तिक, जो केवल सिविल विधि की विषय वस्तु है, और दूसरी दोषपूर्णता होती है लोक दोष के रूप में जो संपूर्ण समाज को, पीड़ित व्यक्ति के साथ संपूर्ण समाज को प्रभावित करती है और यही अपराध विधि की विषय वस्तु होती है। चलिए आज के पार्ट में इतना ही रखते हैं, हम आगे चर्चा करेंगे और इसको लगभग हमको 3 से 4 पार्ट में ले जाना होगा और यहीं से हम फिर शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।